हर कोई लाइन से क्वेश्चन है। किडनी का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को क्या कहा जाता है? किडनी का जो स्पेशलिस्ट होता है उसे क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किडनी किसका निर्माण करती है? मूत्र का, यूरिन का। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6। मूत्र की प्रकृति कितनी होती है? तो भैया मूत्र की प्रकृति दुर्बल अम्लीय होती है। मूत्र का हल्का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। मूत्र में स्मेल, गंध किसके कारण आती है? अमोनिया के कारण आती है। ये सभी क्वेश्चन वो क्वेश्चन है साथियों जो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। किडनी का भार कितना होता है? वजन कितना होता है? 170 ग्राम होता है। दोनों किडनियों का वजन कितना होता है? 340 ग्राम होता है। छोटे बच्चे की जो किडनी होती है साथियों उसमें भार कितना होता है? तो 30 से 40 ग्राम होता है। नवजात शिशु ने जिसने अभी अभी जन्म लिया है। आपकी किडनी का रंग कैसा होता है? तो भूरे लाल रंग की होती है। आपकी किडनी का आकार कैसा होता है? राजमा के समान होता है। आपकी किडनी की लंबाई कितनी है? 10 से 12 सेंटीमीटर। मोटाई कितनी है? 2 से 3 सेंटीमीटर है साथियों। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं किडनी के बारे में। गाइज, किडनी का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। मैं आपको बता दूं साथियों, किडनी के बारे में हम जिस तंत्र में पढ़ते हैं उस तंत्र को कहा जाता है भैया उत्सर्जन तंत्र। गाइज, आज के इस वीडियो में हम किडनी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में या फिर पिछले 2 साल में किडनी से यानी कि उत्सर्जन तंत्र से साथियों जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों के बारे में आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। 1001% साथियों संभावना है कि भैया ये प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना, कोई क्वेश्चन मिस ना हो जाए इस बात का आपको ध्यान रखना, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइज, मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। ठीक है भैया, ओके। आज की क्लास शुरुआत करते हैं। मैं आपको बता दूं साथियों, ये वीडियो रेलवे, एसएससी, एनडीए, पीसीएस, नीट, पुलिस, पटवार, आप कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। देखिए भैया, हेडिंग लगा लीजिए किडनी। किडनी किडनी को कहा जाता है साथियों वृक्क या फिर गुर्दा, गुर्दे या फिर गुर्दा, आप कुछ भी लिख सकते हो। सबसे पहले साथियों आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि भैया हम किडनी के बारे में किस तंत्र में पढ़ते हैं। तो गाइज, जिस तंत्र में पढ़ते हैं उस तंत्र को कहा जाता है भैया उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र, एक्सीरेटरी सिस्टम, एक्सीरेटरी सिस्टम, यानी कि ये चैप्टर है साथियों, ये तंत्र है जिसमें हम भैया किडनी के बारे में पढ़ते हैं। तो गाइज, आपको पता होना जरूरी है कि भैया उत्सर्जन तंत्र की मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, तंत्र को सिस्टम कहा जाता है। तंत्र होता है साथियों अंगों का समूह, अंगों का समूह है। अंगों का समूह ही साथियों क्या कहलाता है? तंत्र या फिर सिस्टम कहलाता है। उत्सर्जन क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए साथियों, हमारे शरीर में बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है, जहरीले पदार्थों का निर्माण होता है, या फिर मैं कहूं तो हानिकारक पदार्थों का निर्माण होता है। साथियों, अगर वो हानिकारक पदार्थ, वो अपशिष्ट पदार्थ अगर हमारे शरीर में रहेंगे तो हमारे शरीर के अंगों को डैमेज कर सकते हैं, कहीं ना कहीं हमारे शरीर को नुकसान कर सकते हैं। इसलिए साथियों उन्हें बाहर निकाला जाता है। तो याद रखना मेरे दोस्तों, जो हमारे शरीर में बने अपशिष्ट पदार्थ है, इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना साथियों क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। तो अब इन दोनों परिभाषाओं को मिलाइए साथियों और उत्सर्जन की परिभाषा बन जाती है ऐसे अंगों का समूह साथियों जो भैया अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। ऐसे अंगों के समूह को कहा जाता है साथियों उत्सर्जन तंत्र, एक्सीरेटरी सिस्टम। इतनी बात क्लियर है बेटा। अब ये अपशिष्ट पदार्थ क्या क्या हो सकते हैं और इनका निर्माण हमारे शरीर में कैसे होता है इसके बारे में समझते हैं। देखिए भैया,
कोई भी दो चीजें जुड़ी, ए और बी मान लीजिए, और किसी तीसरी चीज का निर्माण होता है, मान लीजिए सी और डी कोई तीसरी चीज है, इसका निर्माण होगा। और साथ ही साथ में साथियों कुछ वेस्ट मटेरियल, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट आपके शरीर में बनते हैं, या फिर साथियों तीसरी चीज के साथ में कुछ वेस्ट चीज बनती है। जैसे भी कोई दो चीजें हैं साथियों, जिनको अगर आप जोड़कर कोई तीसरी चीज बनाओगे साथियों, तो उसके साथ में कुछ कचरा बनता है। ठीक उसी तरीके से साथियों हमारे शरीर में बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है प्रतिदिन। तो जब कोई दो चीजें आपस में जुड़ती है उसे कहा जाता है अभिकारक, और जो चीज नहीं बनती है साथियों उसे कहा जाता है उत्पाद। और साथ ही साथ में साथियों जो वेस्ट मटेरियल बनता है वो है साथियों अपशिष्ट पदार्थ। तो कुछ इस तरीके से साथियों हमारे शरीर में इन अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। आई बात समझ में बेटा? अब बात आती है कि भैया ये अपशिष्ट पदार्थ क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए भैया, अपशिष्ट पदार्थ हो सकता है साथियों कार्बन डाइऑक्साइड, इतनी बात क्लियर है। आपका पसीना, यूरिया, यूरिक अम्ल, और देखिए भैया क्रिएटिनिन, ये सभी साथियों अपशिष्ट पदार्थ है। ये हमारे शरीर के साथियों अपशिष्ट पदार्थ है। आपको पता है साथियों कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कौन करते हैं? हमारे फेफड़े करते हैं। पसीना का उत्सर्जन कौन करता है? हमारी त्वचा करती है। और यूरिया, यूरिक अम्ल और क्रिएटिनिन इनका उत्सर्जन कौन करता है? तो आपकी किडनी करती है। आपकी किडनी करती है। किसकी सहायता से? मूत्र, यूरिन की सहायता से साथियों इन सबको बाहर निकाला जाता है। यूरिया का निर्माण वैसे साथियों लीवर में होता है। कहाँ पे होता है? लीवर में। क्रिएटिनिन का निर्माण साथियों हमारी अस्थि और जो मांसपेशियां होती है उनमें एक यौगिक पाया जाता है क्रिएटिनिन फास्फेट। उस क्रिएटिनिन फास्फेट के टूटने से साथियों आपके शरीर में क्रिएटिनिन का निर्माण होता है। गाइज अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड साथियों हमारे शरीर में रहेगा तो ये क्या करेगा साथियों? जल से क्रिया कर लेगा। और साथियों H2CO3 ये होता है साथियों कार्बनिक अम्ल। इस कार्बनिक अम्ल का निर्माण करेगा साथियों जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। साथियों ये जो यूरिक अम्ल होता है ये भैया हमारे शरीर के जो जॉइंट्स होते हैं उनमें जाकर के जम जाता है, और साथियों फिर हमें उठने बैठने में परेशानी होती है। तो ये यूरिक अम्ल भी साथियों हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। साथियों जो क्रिएटिनिन होता है ये भी हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। इससे साथियों में थकान महसूस होती है, और साथ ही साथ में हमारी मांसपेशियों में अकड़न आ जाती है साथियों इस क्रिएटिनिन की मात्रा अधिक होने से। जब भी मूत्र का सैंपल लिया जाता है साथियों तो याद रखना डॉक्टर इस क्रिएटिनिन की मात्रा आपके मूत्र में चेक करता है। क्रिएटिनिन साथियों हमारे मूत्र में 2% होता है। क्या क्या होता है आपके मूत्र में उसके बारे में भी आगे बताऊंगा। और साथियों जो यूरिया होता है ये यूरिया क्या करता है? हमारे शरीर में बहुत नुकसान पहुंचाता है। जैसे कि आपके लीवर को डैमेज कर सकता है, आपकी किडनी फेल कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि साथियों जितनी भी चीजें हैं ये जो अपशिष्ट पदार्थ है, अगर ये अपशिष्ट पदार्थ आपके शरीर में रहेंगे साथियों तो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपके शरीर को बीमार कर सकते हैं, आपके शरीर को डैमेज कर सकते हैं। इसलिए साथियों इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। और साथियों ये जो अपशिष्ट पदार्थ है ये उत्सर्जी पदार्थ भी कहा जाता है ये, क्योंकि इनका उत्सर्जन होता है इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? उत्सर्जी पदार्थ। और इन उत्सर्जी पदार्थों का निर्माण जो अंग करते हैं जैसे कि फेफड़ा है, त्वचा है, आपकी किडनी है, यूरिया है। यूरिया किसका निर्माण करता है? यूरिया ने लीवर है, लीवर। ये सभी साथियों उत्सर्जी अंग है। तो हमारे शरीर का साथियों आपसे पूछा जाता है कि हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो भैया हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग है गाइज किडनी। और इस किडनी से साथियों आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किडनी साथियों यूरिन आपके मूत्र का निर्माण करती है, और इसी मूत्र की सहायता से साथियों यूरिया का उत्सर्जन किया जाता है, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन किया जाता है, और भैया क्रिएटिनिन का उत्सर्जन किया जाता है। बोलो इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? इतनी बात समझ में आ गई? और देखिए और बताता हूं
साथियों, उत्सर्जन तंत्र का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को कहा जाता है यूरेटोलॉजी। यूरेटोलॉजी यूरेटोलॉजी गाइज विज्ञान की वह शाखा है जिसमें भैया हम उत्सर्जन तंत्र के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे साथियों, हम हमारे दांतों के बारे में अध्ययन करते हैं कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनका काम क्या क्या है। इन सभी के बारे में साथियों अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को कहा जाता है डेंटोलॉजी। ठीक उसी तरीके से साथियों हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड के पार्ट होते हैं, आपको पता है ब्लड सेल्स होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो आरबीसी का आकार कैसा होता है, आरबीसी की संख्या कितनी होती है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, आरबीसी की अधिकता से कौन सा रोग होता है, आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है, डब्ल्यूबीसी की अधिकता से कौन सा रोग होता है, डब्ल्यूबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है, प्लेटलेट्स की अधिकता से कौन सा रोग होता है, प्लेटलेट्स की कमी से कौन सा रोग होता है, प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो इन सभी के बारे में पढ़ने के लिए साथियों में एक ब्रांच पढ़नी पड़ती है, एक शाखा पढ़नी पड़ती है। उस शाखा को कहा जाता है हेमेटोलॉजी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड के बारे में अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को क्या कहा जाता है। तो गाइज उस शाखा को कहा जाता है हेमेटोलॉजी। ठीक उसी तरीके से साथियों उत्सर्जन तंत्र का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को कहा जाता है यूरेटोलॉजी। इतनी बात क्लियर है। किडनी के बारे में पढ़ेंगे साथियों, लेकिन किडनी से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। देखिए, ये जो उत्सर्जी पदार्थ है, उत्सर्जी पदार्थ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, पसीना है, यूरिया है, यूरिक अम्ल है, क्रिएटिनिन है, अमोनिया है, ये सब क्या है साथियों, अपशिष्ट पदार्थ है। तो इन उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर या फिर अपशिष्ट पदार्थों के आधार पर जो सजीव होते हैं उन सजीवों को साथियों 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया है। और यहां से साथियों आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, नंबर 1 पर है साथियों अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक ऐसे सजीव साथियों जो सर्वाधिक मात्रा में, मैंने कहा ऐसे सजीव साथियों जो सर्वाधिक मात्रा में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। किसका भैया, अमोनिया का। अमोनिया, वो जीव साथियों, वो सजीव अमोनोटेलिक कहलाते हैं। और इसका एग्जाम्पल है साथियों मछली और भैया मेंढक। यानी कि जो जलीय जीव है साथियों, वो जलीय जीव सभी साथियों अमोनोटेलिक जीव होते हैं। यानी कि साथियों जो सर्वाधिक मात्रा में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं ऐसे सजीवों को या फिर ऐसे जीवों को कहा जाता है अमोनोटेलिक। और इसका एग्जाम्पल है साथियों मछली और मेंढक। पहली बात क्लियर हुई। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात आती है यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं साथियों जो सजीव सबसे ज्यादा, वो होते हैं भैया यूरिकोटेलिक। और इसका एग्जाम्पल है साथियों आपके जितने भी पक्षी हैं, जैसे कि चिड़िया, कबूतर, मोर और सरीसृप है साथियों जो रेंग कर चलते हैं। सरीसृप जैसे कि सांप, छिपकली, इन सभी को साथियों हम यूरिकोटेलिक में रखते हैं। नंबर 3 पर आता है साथियों यूरियोटेलिक। ऐसे सजीव साथियों जो सबसे ज्यादा यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। और कौन करते हैं, इसका एग्जाम्पल है भैया स्तनधारी, जैसे कि मानव, गाय, भैंस, दिख तो रहा है ना आपको, घोड़ा, बकरी, कुत्ता, वो सभी साथियों यूरियोटेलिक होते हैं। और नंबर 4 पर आता है साथियों गुआनोटेलिक। गुआनोटेलिक जो सबसे ज्यादा साथियों गुआनिन का उत्सर्जन करते हैं। और इसका एग्जाम्पल है साथियों मकड़ी और बिच्छू। देखिए, अब बात आती है कि आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा साथियों कि भैया निम्न में से मकड़ी किसका उत्सर्जन करती है। तो भैया किसका उत्सर्जन करती है, गुआनिन का उत्सर्जन करती है। इसे क्या कहा जाता है साथियों, तो गुआनोटेलिक कहा जाता है। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से गुआनोटेलिक का उदाहरण कौन है। तो कौन है भैया, मकड़ी है और भैया बिच्छू है। एक बार और रिविजन करवाता हूं। देखिए,
क्या अब तक की बात बताई वो आपके दिमाग में घुसी? एक एक लाइन से क्वेश्चन है भैया, बस फर्क इतना है कि आपको समझना है कि किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। देखिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपका एक बार और रिवीजन करवाता हूँ। ले लिए भैया स्क्रीनशॉट? ओके, अब देखिए, मैंने कहा साथियों कि जो किडनी होती है, इस किडनी को वृक्क या गुर्दा कहते हैं। क्या? वृक्क और गुर्दे कहा जाता है। गुर्दा अपना भाषा में कहते हैं ना, गुर्दा या फिर गुर्दे, वो होती है साथियों आपकी किडनी। साथियों, किडनी के बारे में हम जिस तंत्र में पढ़ते हैं उस तंत्र को कहा जाता है उत्सर्जन तंत्र, और उत्सर्जन तंत्र का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को कहा जाता है साथियों यूरेटोलॉजी। इतनी बात क्लियर है? अब उत्सर्जन तंत्र का मतलब समझते हैं। उत्सर्जन तंत्र को इंग्लिश में कहा जाता है एक्सीलेटरी सिस्टम। तंत्र क्या है, सिस्टम क्या है? तो अंगों का समूह ही साथियों तंत्र या सिस्टम कहलाता है। बात आती है कि यह उत्सर्जन क्या है, तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर में बहुत सारे हानिकारक पदार्थों का निर्माण होता है, जहरीले यौगिकों का निर्माण होता है, अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। अगर ये हमारे शरीर में रहेंगे साथियों, तो ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इतनी बात क्लियर है बेटा? तो देखिए, अपशिष्ट पदार्थों को, ये जो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बने हैं, इनको शरीर से बाहर निकालना ही साथियों उत्सर्जन कहलाता है। इन अपशिष्ट पदार्थों का त्याग करना ही साथियों उत्सर्जन कहलाता है। इन्हें शरीर से बाहर निकालना ही साथियों क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। तो ऐसे अंगों का समूह साथियों जो भैया इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है, ऐसे अंगों के समूह को क्या कहा जाता है साथियों? उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। इतनी बात समझ में आई? फिर मैंने आपको बताया साथियों कि इन अपशिष्ट पदार्थों का, इन उत्सर्जी पदार्थों का निर्माण हमारे शरीर में कैसे होता है। तो साथियों, आपको पता है कि हमारे शरीर में प्रतिदिन बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, जिनमें से कुछ चीजें जुड़ती है, कुछ चीजें टूटती है। मान लीजिए साथियों, को दो चीजें जुड़ी ए और बी, किसी तीसरी चीज का निर्माण हुआ। जब साथियों किसी तीसरी चीज का निर्माण होता है तो कुछ न कुछ वेस्ट मटेरियल का निर्माण जरूर होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दो चीजें जो जुड़ी साथियों उन्हें अभिकारक कहा जाता है, और जो चीज बनी साथियों से उत्पाद कहा जाता है। साथ ही साथ में कुछ वेस्ट मटेरियल बनता है। तो ये जो वेस्ट मटेरियल है साथियों, यही है भैया अपशिष्ट पदार्थ या फिर उत्सर्जी पदार्थ या फिर जहरीले यौगिक, जो कुछ आप भी कह सकते हो। वो कौन कौन हो सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, पसीना हो सकता है, यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन। साथियों, अगर ये हमारे शरीर में रहेंगे तो हमारे शरीर को 100% ये नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए साथियों, इनका त्याग करना अति आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग करता है आपके फेफड़े। आपका जो पसीना होता है साथियों, इसका त्याग कौन करता है? आपकी त्वचा करती है। आपकी जो किडनी है साथियों, वो मूत्र का त्याग करती है, और मूत्र में साथियों यूरिया पाया जाता है, यूरिक अम्ल पाया जाता है, अमोनिया पाया जाता है, क्रिएटिनिन पाया जाता है। ये सभी साथियों हानिकारक पदार्थ है। अगर ये हमारे शरीर में रहेंगे साथियों, तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन उत्सर्जी पदार्थों का निर्माण जो अंग करते हैं साथियों, उन्हें उत्सर्जी अंग कहा जाता है। तो ये उत्सर्जी अंग हो गए आपके फेफड़े, त्वचा, किडनी और लीवर। तो इनमें से साथियों मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो भैया आपकी किडनी। क्योंकि किडनी साथियों किसका? इस यूरिन का, इस मूत्र का निर्माण करती है, और साथियों मूत्र के द्वारा ही साथियों सबसे ज्यादा ये अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। बोलो बेटा, इतनी बात आपको समझ में आई नहीं? तो मैंने कहा कि मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है साथियों? आपकी किडनी, क्योंकि ये मूत्र का उत्सर्जन करती है, और इसी मूत्र में ये यूरिया, ये यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन, अमोनिया, जो हमारे शरीर के मुख्य अपशिष्ट पदार्थ है, जो हमारे शरीर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं साथियों, उन सभी का उत्सर्जन करती है। कौन? आपकी किडनी, मूत्र की सहायता से, क्योंकि मूत्र का निर्माण किडनी में होता है। इसलिए साथियों भैया हमारे शरीर का जो मुख्य उत्सर्जी अंग है भैया, वो है किडनी। अब किडनी के बारे में पढ़ेंगे साथियों, लेकिन भैया उससे पहले आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो उत्सर्जी पदार्थ है साथियों, इतने सारे, इन सभी के आधार पर साथियों, इन सभी के आधार पर सजीवों को साथियों 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पर आता है साथियों अमोनोटेलिक, नंबर 2 पर आता है साथियों यूरिकोटेलिक, नंबर 3 पर आता है यूरियोटेलिक, और नंबर 4 पर आता है गुआनोटेलिक। बात करते हैं अमोनोटेलिक क्या होते हैं। देखिए भैया, अमोनोटेलिक ऐसे जीव होते हैं साथियों जो सबसे ज्यादा उत्सर्जी पदार्थों में किसका उत्सर्जन करते हैं? अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अब भैया कौन है जो सबसे ज्यादा अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं? तो वो है साथियों जलीय जीव, जैसे कि मछली है, मेंढक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन अमोनोटेलिक का उदाहरण है, या फिर निम्न में से मछली किसका उदाहरण है?
अब क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, हर लाइन से साथियों आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, नंबर 2 पर आता है यूरिकोटेलिक। जो साथियों जो जीव सबसे ज्यादा यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं साथियों वो होते हैं भैया यूरिकोटेलिक। इसका एग्जाम्पल क्या है, जितने भी पक्षी है साथियों सभी यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, और जितने भी साथियों सरीसृप है जो रैंकर चलते हैं भैया वो सभी भैया किसका उत्सर्जन करते हैं, जिससे कि सांप छिपकली वो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। बेटा इतनी बात समझ में आई। नंबर 3 पर बात करते हैं साथियों यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक ऐसे जीव होते हैं साथियों जो सबसे ज्यादा यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, और साथियों उनमें कौन है, इनका एग्जाम्पल है मुख्य स्तनधारी। स्तनधारियों में हम आते हैं गाय भैंस घोड़ा बकरी कुत्ता बिल्ली, ये सभी साथियों स्तनधारी में आते हैं। तो स्तनधारी जितने भी हैं साथियों वो सभी सबसे ज्यादा यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, इसलिए भैया मानव को भी यूरियोटेलिक कहा गया है, यानी कि मानव भी किसका उदाहरण है भैया, यूरियोटेलिक का उदाहरण है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नंबर 4 पर बात करें साथियों ग्वानोटेलिक। जो सबसे ज्यादा साथियों ग्वानिन का उत्सर्जन करते हैं उन जीवों को कहा जाता है ग्वानोटेलिक। एग्जाम्पल की बात करें साथियों तो मकड़ी और बिच्छू। और ये क्वेश्चन साथियों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना जाने आपसे कितनी बार आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए। बोलो बेटा इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जानते हैं साथियों हम किडनी के बारे में कि भैया किडनी किस तरीके से ब्लड को छानती है। बेटा आ गया आपको समझ में? ओके भैया मिटा देता हूं। देखिए भैया अब बात करते हैं हम किडनी के बारे में। बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूं साथियों, एक क्वेश्चन भी मिस मत करना, सभी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये बताओ साथियों जो किडनी होती है भैया वो किसका निर्माण करती है? तो आप कहोगे भैया कि मूत्र का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? मूत्र का। क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों कि मूत्र का पीएच मान कितना होता है। देखिए मूत्र का जो पीएच मान होता है साथियों वो होता है 6। तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी साथियों? इसकी प्रकृति हो जाएगी भैया दुर्बल अम्लीय। दुर्बल अम्लीय। पीएच स्केल में आप सभी को पता है कि 7 से 1 की ओर जाने पर साथियों अम्लीयता बढ़ती है। 1 के आसपास के जितने भी मान है साथियों सभी प्रबल अम्लीय होते हैं, और 7 के आसपास के मान है साथियों 1 की तरफ वाले जैसे कि 5 6 वो सभी साथियों दुर्बल अम्लीय होते हैं। और 7 से 14 की ओर जाने पर साथियों क्षारीयता बढ़ती है। 14 के आसपास के मान साथियों सभी प्रबल क्षारीय होते हैं, और भैया 7 के आसपास के जितने भी मान है जैसे कि 8 है 9 है 9.5 10 है वो सभी साथियों दुर्बल क्षारीय होते हैं। इतनी बात क्लियर है बेटा? तो मूत्र की प्रकृति कैसी हो जाएगी साथियों? दुर्बल अम्लीय। इतनी बात क्लियर? ओके। और बात करते हैं साथियों जो मूत्र है आपका जो यूरिन है इसका हल्का पीला रंग होता है, वो किसके कारण होता है साथियों? तो एक पिगमेंट होता है यूरोक्रोम। इस यूरोक्रोम वर्णक के कारण भाई साहब आपके मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। और आपके मूत्र में साथियों जो स्मेल आती है, जो गंध आती है भैया वो किसके कारण आती है? वो अमोनिया के कारण आती है। किसके कारण आती है साथियों? अमोनिया के कारण आती है। इतनी बात आपको क्लियर हुई? ओके। पीएच मान 6 होता है, इसकी प्रकृति दुर्बल अम्लीय होती है, हल्का पीला रंग मूत्र का यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है, और साथियों इसमें गंध जो आती है भैया वो अमोनिया के कारण आती है। अब जैसे साथियों हमने पढ़ा कि भैया उत्सर्जन तंत्र का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को यूरेटोलॉजी कहा जाता है। ठीक उसी तरीके से साथियों अगर मैं बात करूं कि भैया आपकी किडनी के बारे में अध्ययन यानी कि किडनी के बारे में जो स्टडी है वो विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को क्या कहा जाता है? तो गाइज उस शाखा को कहा जाता है नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी। गाइज नेफ्रोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें साथियों हम किडनी के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे हमारी आंखों के बारे में अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। जिसे हम हमारे फेफड़ों के बारे में अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को पल्मोनोलॉजी कहा जाता है। जैसे साथियों हम ब्लड का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को हीमेटोलॉजी कहा जाता है। जैसे ही साथियों हम लिवर का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को हिपेटोलॉजी कहा जाता है। हम हृदय के बारे में अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे कार्डियोलॉजी कहा जाता है। मस्तिष्क का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को क्या कहा जाता है? न्यूरोलॉजी कहा जाता है। ठीक उसी तरीके से साथियों आपकी किडनी का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? नेफ्रोलॉजी कहा जाता है।
और भैया इस किडनी का जो स्पेशलिस्ट होता है, जो डॉक्टर होता है, उसे कहा जाता है नेफ्रोलॉजिस्ट। नेफ्रोलॉजिस्ट क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजिस्ट। विशेषज्ञ को कहा जाता है साथियों नेफ्रोलॉजिस्ट। इतनी बात क्लियर है? ओके भैया, अब बात करते हैं साथियों कि हमारी किडनी में वजन कितना होता है। तो गाइस याद रखना, 2 किडनी होती है, एक किडनी का वजन होता है 170 ग्राम। बहुत सारी पुस्तकों में साथियों 140 ग्राम भी दिया हुआ होता है। जो आपके ऑप्शन में हो वो करके आ जाना। दोनों किडनी होती है, आपको पता है किडनी 2 होती है साथियों, तो दोनों किडनियों के कितना हो गया? 340 ग्राम, 170 ग्राम के हिसाब से। और जो छोटे बच्चे होते हैं साथियों, उन छोटे बच्चों की जो किडनी होती है उसका भार होता है साथियों 30 से 40 ग्राम। 30 से 40 ग्राम। इतनी बात क्लियर है बेटा? अगर मैं साथियों इसके रंग की बात करूं तो हल्का लाल भूरा होता है। 1 मिनट रुकना भैया। इसका रंग कैसा होता है साथियों? हल्का लाल भूरा रंग होता है। हाँ, हल्का भूरे लाल रंग की होती है। जैसे साथियों आपके जो फेफड़े होते हैं वो भैया गुलाबी रंग के होते हैं, मैंने आपको बताए थे ना कल की वीडियो में या परसों की वीडियो में। ठीक उसी तरीके से साथियों अगर आपकी किडनी का रंग पूछा जाए तो ये भूरे लाल रंग की होती है। आप हल्का शब्द यूज में चाहे तो ले लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ना नहीं लेना है तो मत लीजिए। ठीक है। इसका आकार कैसा होता है साथियों आपकी किडनी का? तो मैं आपको बता दूं भैया, आपकी किडनी का आकार कुछ इस तरीके से होता है। ये 2 किडनी होती है, दोनों ही किडनी कुछ इस तरीके से होती है। ये डक्ट है साथियों, यूरेटर, इसे मूत्र वाहिका कहा जाता है। तो राजमा के समान होता है साथियों इनका आकार। किसका? राजमा के समान। और बात करें साथियों तो इसकी जो लंबाई होती है, आपकी जो किडनी है इसकी लंबाई, ऐसे लंबाई की बात करें तो ऐसे लंबाई होती है साथियों 10 से 12 सेंटीमीटर। कितनी होती है भैया? 10 से 12 सेंटीमीटर। और वैसे साथियों इसकी मोटाई की बात करें ऐसे, तो ऐसे होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। तो मोटाई कितनी होती है इसकी? मोटाई होती है साथियों 2 से 3 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर? लोकेशन की बात करें साथियों कि हमारे शरीर में किडनी किस जगह पर उपस्थित होती है, तो मेरे दोस्त याद रखना, आपकी जो एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी, उदर गुहा वाला भाग है, इस उदर गुहा के पीछे की तरफ होती है। उदर गुहा के पीछे की तरफ, या फिर आपको मैं सिंपल भाषा में बात कहूँ तो जहाँ पर आपकी पसलियाँ पीछे की तरफ खत्म होती है वहाँ पर साथियों दोनों तरफ होती है आपकी ये किडनियाँ। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, इसकी लोकेशन समझ में आ गई, इसकी मोटाई समझ में आ गई, इसकी लंबाई समझ में आ गई, इसका आकार समझ में आ गया, आपको इसका रंग समझ में आ गया, इसका वजन कितना होता है ये समझ में आ गया, इसकी स्टडी को क्या कहा जाता है, इसका जो स्पेशलिस्ट होता है, जो डॉक्टर होता है, उसको क्या कहा जाता है, ये किसका निर्माण करती है साथियों, ये आपको समझ में आ गया। इतनी बात क्लियर है बेटा? हर कोई लाइन से क्वेश्चन है। किडनी का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को क्या कहा जाता है? किडनी का जो स्पेशलिस्ट होता है उसे क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किडनी किसका निर्माण करती है? मूत्र का, यूरिन का। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6। मूत्र की प्रकृति कितनी होती है? तो भैया मूत्र की प्रकृति दुर्बल अम्लीय होती है। मूत्र का हल्का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। मूत्र में स्मेल, गंध किसके कारण आती है? अमोनिया के कारण आती है। ये सभी क्वेश्चन वो क्वेश्चन है साथियों जो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। किडनी का भार कितना होता है? वजन कितना होता है? 170 ग्राम होता है। दोनों किडनियों का वजन कितना होता है? 340 ग्राम होता है। छोटे बच्चे की जो किडनी होती है साथियों उसमें भार कितना होता है? तो 30 से 40 ग्राम होता है। नवजात शिशु ने जिसने अभी अभी जन्म लिया है। आपकी किडनी का रंग कैसा होता है? तो भूरे लाल रंग की होती है। आपकी किडनी का आकार कैसा होता है? राजमा के समान होता है। आपकी किडनी की लंबाई कितनी है? 10 से 12 सेंटीमीटर। मोटाई कितनी है? 2 से 3 सेंटीमीटर है साथियों। इस किडनी की लोकेशन क्या होती है? एब्डोमिनल कैविटी,
उदर गुहा के पीछे की तरफ होती है साथियों। आपकी पसलियां जहाँ खत्म होती है उस पसलियों के पीछे की तरफ यहाँ पर होती है दोनों, इस जगह पर। ये जिस कैविटी में उपस्थित होती है उस कैविटी को कहा जाता है पेक्टोरियल कैविटी। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। बोलो बेटा, इतनी बात समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अब चलते हैं, हम किडनी का मुख्य कार्य क्या है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए भैया, अब बात करते हैं कि आपकी किडनी का मुख्य क्या कार्य है। देखिए, किडनी का मुख्य कार्य तो ब्लड फिल्ट्रेशन का कार्य करती है साथियों आपकी किडनी। ब्लड फिल्ट्रेशन। एक होता है साथियों ब्लड प्यूरिफिकेशन। ब्लड प्यूरिफिकेशन, रक्त का शुद्धिकरण। और एक होता है ब्लड फिल्ट्रेशन, यानी कि रक्त को छानना। तो रक्त को छानने का कार्य कौन करता है साथियों? आपकी किडनी करती है। और ब्लड प्यूरिफिकेशन का कार्य कौन करता है? रक्त को शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है? तो आपके लंग्स करते हैं। जब साथियों मैंने फेफड़ों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा की थी साथियों, तब मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि ब्लड को शुद्धिकरण करने का कार्य आपके फेफड़ा करते हैं। देखिए साथियों, ब्लड होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है अशुद्ध ब्लड, अशुद्ध ब्लड यानी कि इम्प्योर ब्लड, और एक होता है साथियों प्योर ब्लड यानी कि शुद्ध ब्लड। इम्प्योर ब्लड साथियों वह ब्लड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक होती है और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम होती है। प्योर ब्लड वह ब्लड होता है साथियों जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक हो और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा साथियों कम हो। तो भैया आपके जो लंग्स होते हैं ये क्या करते हैं साथियों? इस अशुद्ध रक्त को इस शुद्ध रक्त में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक है और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम है, इसको साथियों शुद्ध रक्त में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि ऐसा रक्त में कन्वर्ट कर देते हैं जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक है और भैया कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम है। श्वसन तंत्र वाला चैप्टर साथियों मैंने पढ़ा रखा है, अगर आपको अच्छे से समझना है तो वहां पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है बेटा। और मैंने आपके फेफड़ों को जो मुख्य कार्य है ब्लड प्यूरिफिकेशन, ये मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में भी करवा रखा है, तो आप वहां जाकर भी पढ़ सकते हो। अगर आपको दोनों ही चैप्टर नहीं पढ़ने हैं साथियों, तो मैंने फेफड़ों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं। आप चैनल पर जाओगे तो मैंने लगभग 2-3 दिन पहले ही वो लेक्चर करवाया है, तो वहां से आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब मुख्य पॉइंट आता है कि भैया ब्लड को छानते कैसे हैं। साथियों ये गैसों की अवस्था में शुद्धिकरण होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। गैसों की अवस्था में देखिए फेफड़ों की जो सबसे छोटी इकाई होती है ना साथियों, वो होती है एल्वियोली या एल्विलाई, वायु कूपिका जिसे कहते हैं। इस वायु कूपिका में साथियों गैसों का आदान प्रदान होता है और इस अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में बदला जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। डिफ्यूजन एक प्रोसेस होती है, विसरण विधि होती है, जिसमें उच्च दाब वाला अणु हमेशा निम्न दाब वाले अणु की ओर जाता है उस विधि के द्वारा। इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं साथियों कि आपकी जो किडनी है वो ब्लड को किस तरीके से छानती है। देखिए आपके ब्लड में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि पानी होता है, ग्लूकोज होता है, अमीनो अम्ल होता है, विटामिन्स होती है और यूरिया होता है, यूरिक अम्ल होता है, अमोनिया होता है, क्रिएटिनाइन होता है। इतनी सारी चीजें साथियों आपके ब्लड में होती है, जिनमें से साथियों कुछ अच्छी चीजें होती है, जैसे कि पानी है, ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल है, विटामिन्स है, ये अच्छी चीजें हैं। और कुछ साथियों हानिकारक चीजें होती है, यानी कि कुछ बुरी चीजें होती हैं जिनका त्याग करना साथियों जरूरी होता है। अगर ये हमारे शरीर में रहेंगे तो मैंने आपको पिछले स्लाइड में समझाया है कि भैया ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा देंगे।
तो बेटा इन्हें शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। तो इन सभी को साथियों मूत्र की सहायता से यानी कि यूरिन की सहायता से हम बाहर निकालते हैं। और ये जो पानी है, ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल है, विटामिन्स है, इन सभी का साथियों हमारी किडनी के द्वारा, हमारी जो किडनी होती है, जब किडनी ब्लड को छानती है साथियों, तो भैया इन सभी का तो अवशोषण कर लेती है आपकी किडनी, और भैया इन सभी का उत्सर्जन कर देती है। और किडनी किसका निर्माण करती है? आपके मूत्र का, आपके यूरिन का निर्माण करती है। तो ये सभी चीजें मूत्र की सहायता से आपके शरीर में बाहर चले जाएंगे। लेकिन छनकर तो साथियों ग्लूकोज भी आता है, अमीनो अम्ल भी आता है, विटामिन भी आते हैं, कुछ मात्रा में आयन्स भी आते हैं। तो उनका उत्सर्जन साथियों, आप उनका उत्सर्जन नहीं, उनका अवशोषण, उनका एब्जॉर्प्शन आपकी किडनी कर लेती है। साथियों जो किडनी होती है, उस किडनी की सबसे छोटी इकाई होती है साथियों नेफ्रॉन। ये है भैया किडनी की सबसे छोटी इकाई। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किडनी की सबसे छोटी इकाई कौन है? तो नेफ्रॉन है। किडनी की क्रियात्मक वह संरचनात्मक इकाई कौन है साथियों? नेफ्रॉन है। आपकी दो किडनी होती है साथियों, मैंने आपको बताया है कुछ इस तरीके से। एक किडनी में साथियों लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, और दूसरी किडनी में भी साथियों 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। करीबन साथियों 20 लाख नेफ्रॉन होते हैं भैया। इस बात का आपको ध्यान रखना है आपकी दोनों किडनियों में। तो साथियों जो नेफ्रॉन होते हैं, ये नेफ्रॉन ही साथियों जो कार्य आपकी किडनी का है वही कार्य किसका है भैया? नेफ्रॉन का है। जैसे आप सभी को पता है कि हमारे जो फेफड़े होते हैं, उन फेफड़ों की सबसे छोटी इकाई होती है साथियों वायु कूपिका। तो फेफड़ों का मुख्य कार्य क्या है? ब्लड प्यूरिफिकेशन का, रक्त का शुद्धिकरण का। कौन कर रहे थे? आपकी एल्वियोली में हो रहा था साथियों मुख्य कार्य। ठीक उसी तरीके से आपकी किडनी की जो सबसे छोटी इकाई है साथियों वो नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन एक सेल है, और जो कार्य आपकी किडनी का है वही कार्य आपके नेफ्रॉन का है। इसलिए साथियों से किडनी की सबसे छोटी इकाई या किडनी की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। किसे भैया? नेफ्रॉन का। तो ये सारी चीजें समझ में आई आपको? अगर बेटा ये बात समझ में आ गई है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बात करते हैं साथियों किडनी के बारे में कि किस तरीके से साथियों क्या क्या होता है। बोलो बेटा, ये बात समझ में आ गई? ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके भैया, मिटा देता हूं। ओके भैया, देखिए भैया, एक क्वेश्चन था साथियों एनडीए की एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था साथियों कि भैया मूत्र किस रास्ते से बाहर जाता है। तो देखिए हम संरचना बनाते हैं किसकी? किडनी की। एक ये रही आपकी किडनी, और एक ये रही आपकी किडनी। इस किडनी से साथियों यूरेटर यानी कि मूत्र वाहिका निकली हुई रहती है, और ये जुड़ा हुआ होता है साथियों यूरिनरी ब्लड वेसल। और ये क्या है साथियों? ये है मूत्र मार्ग। देखिए ये होती है साथियों आपकी किडनी, जिसे आप गुर्दा या फिर वृक्क कहते हो। ये होती है साथियों मूत्र वाहिका, इसे बोला जाता है यूरेटर। और ये होता है साथियों मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर। और ये होता है साथियों यूरेथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किडनी किस रास्ते से मूत्र किस रास्ते से बाहर आता है। ये क्वेश्चन आपसे एनडीए के एग्जाम में पूछा गया। तो आपकी किडनी जो होती है साथियों वो भैया मूत्र का निर्माण करती है, यूरिन का निर्माण करता है। फिर साथियों मूत्र इन मूत्र वाहिकाओं की सहायता से साथियों कहाँ पहुंचता है? आपके मूत्राशय तक पहुंचता है। थोड़ी देर साथियों मूत्र इसमें इकट्ठा रहता है, इसकी ब्राव क्षमता कितनी है वो भी हम बात करेंगे। और फिर साथियों मूत्र मार्ग की सहायता से बाहर निकल जाता है। तो मूत्र के बाहर जाने का रास्ता क्या है? आपकी जो किडनी है, इस किडनी में साथियों मूत्र बना, और जो मूत्र वाहिका है, इन मूत्र वाहिकाओं की सहायता से साथियों मूत्राशय तक पहुंचा।
और मूत्राशय के बाद में साथियों मूत्राशय में रुककर मूत्र मार्ग की सहायता से साथियों शरीर से बाहर निकल गया। तो ये रास्ता होता है साथियों आपके मूत्र का। और ये क्वेश्चन पूछा गया था एनडीए की एग्जाम में। अब रेलवे वगैरह में, एसएससी वगैरह में साथियों किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखिए कि मूत्र वाहिका की लंबाई कितनी होती है। तो याद रखना साथियों इसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। आपका जो मूत्राशय है, जो यूरिनरी ब्लैडर है साथियों, इसकी भराव क्षमता लड़कों में कितनी होती है? लड़कों में होती है साथियों 800 ml। और लड़कियों में कितनी होती है? लड़कियों में होती है साथियों 500 ml। लेकिन भैया जैसे ही 150 से लेकर के 200 ml मूत्र एकत्रित हुआ और हमें टॉयलेट जाना पड़ता है। इस बात का आपको ध्यान रखना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों कि भैया मूत्र मार्ग की लंबाई कितनी होती है? तो मूत्र मार्ग की लंबाई साथियों लड़कों में होती है 8 से 10 सेंटीमीटर। 8 से 10 सेंटीमीटर। और लड़कियों में कितनी होती है? लड़कियों में साथियों 2.5 सेंटीमीटर के आसपास होती है। कन्फर्म नहीं है, देख लेना एक बार आप। हाँ देख लेना आप यार। हाँ मेरे हिसाब से लड़कियों में 2.5 सेंटीमीटर के आसपास ही होती है। तो ये सारे क्वेश्चन साथियों, जो जो क्वेश्चन आपसे किडनी से पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चनों के बारे में आज हमने चर्चा की। अगर साथियों आपको फुल डिटेल में जानना है किडनी के बारे में, उत्सर्जन तंत्र के बारे में, तो गाइज मैंने पूरा चैप्टर करवा रखा है। जैसे आप चैप्टर देखोगे वहाँ तो या तो साथियों मैंने लगभग आधे से ज़्यादा चैप्टर को साथियों मैंने 1 घंटे में कवर कर दिया, लेकिन मैंने 4 से 5 क्लासों में साथियों इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ाया है। एक एक क्वेश्चन साथियों जो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों पर चर्चा की है साथियों। यहाँ तो सिर्फ मैंने आपको इतना बताया है कि भैया आपका एग्जामिनर यहाँ से ये जो मेन चीजें हैं यहाँ से अधिकांश क्वेश्चन उठाता है। तो वो सभी चीजें साथियों मैंने आपको बताई, जो क्वेश्चन रेलवे में आए, जो क्वेश्चन एसएससी में आए, एनडीए में आए, पीसीएससी में आए, नीट में आए, उन सभी क्वेश्चनों के बारे में गाइज मैंने चर्चा की। और जो मैंने आज पढ़ा है साथियों पिछले 2-2.5 साल से, 3 साल से, 4 साल से, यहीं से ही साथियों बार बार क्वेश्चन आए हुए हैं। याद रखना साथियों, आपकी किडनी से संबंधित जो बीमारियां हैं उनके ऊपर भी मैंने क्लास ले रखी है, क्वेश्चन करवा रखे हैं। आप जाकर दोस्तों चैप्टर पढ़ लीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। मैंने इन पर एमसीक्यू सीरीज भी करवा रखी है इस चैप्टर की, इस चैप्टर को पढ़ा भी रखा है साथियों। जो चाहे पढ़ लीजिए यार, बायोलॉजी पढ़ाता हूं मैं। बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर मैंने एमसीक्यू करवा रखी है, बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं। आप जाकर चैनल पर विजिट तो करिए, एक बार प्लेलिस्ट में जाइए, हमारे चैनल को चेक करिए, बहुत सारी वीडियो बना रखी है। बहुत अच्छे अच्छे लेवल के साथियों, जो कंटेंट आपसे पूछा भी नहीं जाता उससे अच्छा कंटेंट दे रखा है। और क्या चाहिए यार आपको? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जुड़े रहना साथियों हमारे साथ। और हाँ, चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब कर लो भाई। अगर यहीं तक पहुंच गए हैं तो यार कर लो, कोई बात नहीं। छोटा भाइयों, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, राम राम।